नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। आज हम जम्मू के कथियाल के एक छोटे से गांव में आए हैं और जिसको पिछले कई वर्षों से हम सबको इंतजार था कि हम ऐसे गांव में आए और जिन्होंने देश की सेवा करते समय अपने प्राणों की परवाह नहीं की, लेकिन देश के सबसे ऊंचाई पे बसने वाली एक पोस्ट जिसको पाकिस्तान ने 1971 में कब्जे में ले के रखा था, ऐसी पोस्ट को पुनः एक बार भारतीय सेना के तभी के नायब सूबेदार बाणा सिंह और आज के हमारे परमवीर चक्र विजेता और कैप्टन बाणा सिंह, इनके घर में मैं आया हूं, उनके साथ यहाँ पर बैठा हूं। नमस्कार सर जी। नमस्कार, आपको नमस्कार करता हूं। और ये ऐसे सैनिक, ऐसे कैप्टन बाणा सिंह जिनको परमवीर चक्र विजेता करके जब ये सम्मान पुरस्कार प्राप्त हुआ तो पूरे देश भर में ये चर्चा हुई कि 1987 की वो लड़ाई कैसी थी। हम जब चर्चा करते हैं सियाचिन के बारे में, तब हम सोचते हैं कि सियाचिन के पर्वतों पे तापमान अगर आज भी देखा जाए तो तापमान शून्य के नीचे 50 डिग्री होता है। 1987 में करीबन 38 साल पहले भारत ने एक ऐसी लड़ाई लड़ी थी जो कल्पना के बाहर थी। ये कहा जाता है कि पूरे भारत भर में और पूरे विश्व में इतनी ऊंचाई पे लड़ाई लड़ने वाला जो अपना सैनिक था, जो अपने नायब सूबेदार थे, जिनके नेतृत्व में वो लड़ाई लड़ी, तो वो लड़ाई में तापमान शून्य से नीचे 45 डिग्री था। तो वो लड़ाई कैसे लड़ी गई? पाकिस्तान उस चौकी के ऊपर बैठा था और हमारे सैनिकों को नीचे से करीबन 19,000 फुट की ऊंचाई पे ऊपर चढ़ना था और 21,000 फुट की ऊंचाई पे वो चौकी बनी थी जो पाकिस्तान ने कब्जे में लेके रखी। आज हमारे साथ वो लड़ाई लड़ने वाले बहादुर, साहसी, देशभक्त, देश प्रेमी और जिनके बारे में चर्चाएं पूरे देश में होती है, ऐसे परमवीर चक्र विजेता कैप्टन बाणा सिंह आज हमारे साथ है। मैं बाणा सिंह साहब को ये पूछना चाहता हूँ कि 1987 की याद, 38 साल पहले की वो लड़ाई जहां पर 21,000 फुट की ऊंचाई पे चौकियां बनी थी और वो चौकियों पे बसा हुआ पाकिस्तान के सैनिकों को खदेड़ना था, मारना था और उस चौकी को लेना था, तो क्या आपके मन में तभी ये विश्वास था कि जब आपको कमांडर ब्रिगेडियर तभी के उन्होंने कहा कि बाणा सिंह आपको जाना है 21,000 फुट की ऊंचाई पे और हमारे सैनिकों को वहां पर शहादत मिली हुई है, हमारे सैनिकों को पाकिस्तान ने ऊपर से गोलीबारी करते हुए मार दिया है, आपको अभी 19,000 से 21,000 फुट की ऊंचाई पर जाना है, पूरे पर्वतों पे बर्फ लगी हुई है, चढ़ना वहां पर सोचना भी ये गलत हो सकता है। ऐसे पहाड़ों पे, बर्फीली पहाड़ों पे 21,000 फुट ऊंचाई पे जाके लड़ाई करनी है, आपके मन में क्या आया होगा? सबसे पहले क्या कि ये मेरी पलटन को वहाँ पर डिप्लॉय किया गया सियाचिन में, तो इसके पहले कोई ऐसी बात नहीं थी जो भी होती होगी जहाँ पर लड़ाई के प्लान किया है। तो फिर कमांडर साहब 102 के कमांडर नौग्याल साहब थे, उन्होंने कहा कि तेरा पलटन, सीओ साहब को बोला कि तेरा पलटन कुछ कर सकता है, तो फौज में क्या यस करेगा, बोला ठीक है। फिर उन्होंने एक टास्क दे दिया हमको कि इस पोस्ट को आपने अपने कब्जे में लेना है, मगर इसके बारे में तो कभी सोच नहीं सकते। जैसा कि आपने कहा कि कहते हैं कि एक तो पॉसिबल होता है, एक इम्पॉसिबल होता है, मगर फौज में रहते हुए एवरीथिंग इज इम्पॉसिबल, पॉसिबल करके ही इस कार्य को हम पूरा कर सकते हैं। तो जब पलटन पूरी डिप्लॉय हो गया तो प्लान बन गया कि हुक्म मिल गया कमांडर साहब की तरफ से कि इस चौकी को लेना है, कैसे लेना है, कैसे जाना है, कैसे प्लान, वो सब कमांडर सीओ साहब ने प्लान किया कि इस कार्य को करने के लिए 2 अफसर, 3 जेसीओ, 57 टोटल 62 आदमी की टोली बनाई और उसमें मीटिंग जो भी हुई सब कुछ, तो उसमें सीओ साहब ने चूज किया कि अफसरों में जाएगा कैप्टन अनिल शर्मा और मेजर वीरेंद्र सिंह जाएंगे टास्क फोर्स कमांडर, और जेसीओ जो होंगे उसमें सूबेदार हरनाम साहब होगा, सूबेदार संसार चंद होगा और नायब सूबेदार बाणा सिंह होगा। तो मैं क्या था कि मेरे को
मैं बटालियन क्वार्टर मास्टर था, पूरा चार्ज सियाचिन का मेरे पास था। तो जब ये लिस्टें बनकर गई सीओ साहब के पास, तो उसने बोला नहीं, एक और नाम था निरंजन सिंह, सुबह निरंजन सिंह। तो उन्होंने बोला नहीं, इस कार्य को मैं शमूलियत बाना सिंह को की जाएगी। पता नहीं सीओ साहब के सोच में क्या है। तो रात को हुक्म पास हुआ कि आपको ऊपर जाना है बटालियन हेड पर। हमने बोला ठीक है। चाबी हमने दे दी अपने स्टोरमैन को, अगर बचकर आएंगे तो हैंडी टेकिंग हो जाएगा, नहीं आएंगे तो बाद में संभालने वाले बहुत है। तो वही हुआ। जब ये सारी टोलियाँ तैयार होगी तो अभी सब तैयारी कर ली, मगर वहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम क्या थी कि जाना कैसे। कोई ऐसा साधन नहीं है कि हम पैदल चलकर वहाँ पहुँचेंगे। वहाँ चॉपर जाएगा, जिसमें कि वो उसके लोडिंग के ऊपर डिपेंड है, फ्यूल के ऊपर डिपेंड है। अगर इतना फ्यूल होगा, इतना लोडिंग होगा तो तब एक आदमी जाएगा, फिर दो जाएंगे। तो आस्ता आस्ता करके डी इंडक्शन हो गया अंबर और सोनम में। जब वहाँ पर पहुँच जाते हैं तो जाकर एक ऑफ टेंट जो कि बाहर से हमने लिए होगा राजो सामान है, वहाँ पर दो आदमी के लिए वह बना दिया। तो हमने जो ट्राई किया कि क्या आदमी जीवित रह सकता है या नहीं, और हमें भी फीलिंग हुआ कि वाकई यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होने के कारण काफ़ी मुसीबतें आ सकती हैं। वो तो सभी के लिए बराबर है, चाहे यीशु है, क्या अफसर है, क्या जोहन है। तो जब ये रात बीत गई, हमने देखने में क्या है, कहते हैं कि ग्राउंड टू मैप, मैप टू ग्राउंड। वो तो पता तब चलता है जब ज़मीन के ऊपर आदमी चलता है। बस वो जब ये चीज़ें देखी गई तो सोचा गया कि वाकई मुश्किल है इस चीज़ की। तो हमने क्या, जहाँ कैंप इस्टेब्लिश किया था, तो सुनने से हमने कहा कि ईजी है और बहुत बड़ी है, तो अगर ईजी है हम इससे कर लेंगे। अपना आइडिया बनाया मेजर रविंदर साहब के साथ कि सर हम सुनम से डायरेक्ट क्यों नहीं चढ़ते, मगर कह तो दिया, अभी चढ़ना कैसे। तो क्या किया कि पूरी नफरी जो है और सोनम से डायरेक्ट चढ़ने के लिए ऐसा था कि स्लोप था, हम चढ़ सकते। मगर आप मानोगे, रात को 8 बजे से सुबह 4 बजे तक 200 मीटर नहीं चलता। क्रैब्स ही क्रैब्स है, क्योंकि क्रॉस करने, हालांकि सारा सामान साथ था और बोर्डिंग लैडर भी थे, दूसरे लैडर भी थे, फ्लेक्सिबल लैडर थे जो कि बड़े हल्के होते हैं। तो वो डालकर हम क्रैब्स को भी पार कर सकते हैं, मगर कोशिश बहुत किया मगर नहीं कर पाए उस चीज़ को। जब ये दिन निकला तो वहाँ पर दिन और रात एक ही है, क्योंकि स्नोफॉल हो रहा है, दिन को भी हो रहा है, रात को भी हो रहा है। तो हुक्म मिला कि मेजर साहब ने बात किया सी सर से कि हम पीछे वापस आना चाहते हैं, बट जहाँ पर हमें कैंपस सर्विस की, तो फौज में जा तो करो, नहीं तो मरो। वो जो एक फाइनल आर्डर है, या करना है तो करके दिखाना है। तो सी साहब ने बोला ठीक है, बोल दिया उसने। जब हम दोबारा कैंप में पहुँचे तो सी साहब ने हेलीकॉप्टर लिया और वहाँ वो कुछ बोल दिए जो कि उनके दिल में आ गया गुस्से में, कि मेरे को कोई पता नहीं है, मैं पोस्ट चाहता हूँ, चाहे ये 62 आदमी जीवित रहें या ना रहें, मैं चाहता हूँ कि पोस्ट आ जाए। अगर नहीं आती है, 800 जवान जो है वो उस पोस्ट को लेने के लिए तैयार बैठे हैं और लेकर छोड़ेंगे। हुक्म है फौज में, ऐसे सीधी उंगली से भी नहीं निकलता है, टेढ़ी करनी नहीं पड़ती। तो वो जब ये चीज़ होगी तो दोबारा जो था अपने रणदीप पांडे साहब के साथ सेम ट्रैक हमने अडॉप्ट किया, रस्सा बांध कर आकर रिपोर्ट दे दी कि सर हम चढ़ने के लिए तैयार हैं। उन्हें बोला ओके ठीक है। मेजर साहब ने सबको पालन किया और एक भाषण दिया कि सबसे आगे मैं आऊँगा, अगर किसी ने पीठ दिखाने की कोशिश की, पहला अफसर मैं आऊँगा, छूट कर। उन्हें बोल दिया। तो कौन ऐसा सोच सकता, सोचता भी नहीं है, मगर होता ही है कि जब ऐसे लड़ाई के दौरान में ऐसे कोई मुसीबत आ भी जाए तो फिर कुछ करना ही पड़ता है। तो 4 टोली बनी, जिसमें मेजर साहब, सुबह नाम, सुबह सिंह साहब और मैं बाना सिंह। जब ये चलना शुरू किया तो पूरा रोप था, क्लोथिंग था, रस्से थे, हर एक चीज़ थी हमारे पास। आस्ता आस्ता जब हम राम ऊपर पहुँचे तो भी आप 19,000 से 21,000 जा रहे हैं। जा, और ये बात आप सबको ये जानकारी होगी
कि तभी पहले रात को करीबन 19 जून की ये बात होगी, 19-20 जून 1987 की। तो इनका पूरा जो ग्रुप था और रात भर उस बर्फीली ठंड में पर्वतों पे बर्फ में एक बड़ा खड्डा करके उसमें बैठे रहे रात भर। बाद में पता लगा कि 150-200 मीटर ही ये चल पाए हैं। और रात भर वहां पर बैठने के बाद ये जो आखिरी चढ़ान थी तो 2500 फुट की, वो बाणा सिंह जी के नेतृत्व में बाकी के सभी लोगों ने चढ़नी शुरू की। ये वहां से ही शुरू होता है जी। तो वो क्या हुआ कि जब मेजर साहब पहुंच जाते हैं तो उन्होंने बोला कि बाणा साहब की सेक्शन कहाँ है। बोले, हमने बोला कि हम आ रहे हैं कल। मगर क्या है कि मैंने सीखा है कि जब आदमी ओवर ट्रैवल हो जाता तब मारा जाता है। अपनी ताकत से बाहर लोड को उठाना और अपने आप को सिखाना डालना बराबर हो जाता है। तब पाकिस्तानी को ये था कि यहाँ पर कोई आ ही नहीं सकता है, मगर उनके जहन में ये नहीं कि यहाँ से कोई जा ही नहीं सकता है। हिंदुस्तानी फौज आ गई है और यहाँ से कोई नहीं जा सकता है। वही किया हमने। जब ऊपर पहुँचे हैं तो सीधा चलो, फिर ऊपर करो। जब ऊपर पहुँचे हैं तो पहले ट्रॉली जो है नाम साहब की गई है, मगर बदकिस्मती से हमें कामयाबी नहीं मिली है। होता है लड़ाई के दौरान काफ़ी मुश्किलें आती हैं। दूसरे दिन सूबेदार संसार साहब को, और तीसरे दिन क्या कि फिर मेरी सेक्शन थी जो सारे पूरा करनी थी, तो वो सब इकट्ठे हो गए। ऐसी कोई बात नहीं है कि बहादुरी सभी की है, तो बाणा सिंह की अकेली बहादुरी नहीं थी, मगर क्या था कि सब कोई ताकत, सब कोई हिम्मत भरने के लिए एक लीडर बनाया जाता है। मेरे को एक नेतृत्व होते हुए नाते ये किया। तो जब हमने उसके नज़दीकी हजर कर ली तो वो उन्होंने क्या देखा कि वो गड्ढे में कोई ऐसे पिलबॉक्स नहीं है, कोई कुछ नहीं, सिर्फ फ्रंचेज बने हैं, चारों निकालो, साफ करो और उसमें बैठ कर फायर करो। बना उनका भी कुछ नहीं, सिर्फ एक हट था जहाँ पर वो जब देखा कि दुश्मन ऊपर पहुँच गया है तो उन्होंने भागना शुरू किया। कुछ लोग तो बंकर था उसमें चले गए और कुछ लोग भागकर अपने पाकिस्तान की साइड में चले गए। जब वहाँ पहुँचे हैं तो हुक्म मिला था कि जीवित पकड़ कर लाने, अगर करना, कराना और देखना, सुनना, सुनाना, ये तब पता चलता है कि मैंने क्या करा। तब मेजर साहब ने कहा कि हम पकड़ कर, मैं कहा जो आदमी अंदर जाएगा वो वापस नहीं आ सकता है। कुछ इंजर्ड भी हैं, हाय हाय कर रहे हैं, उनको ब्लीडिंग से नहीं पता चला। तो बोलते हैं कि फिर मैंने बोला रेस्ट करो ताकि जो अंदर भी है तो बात से ठीक नहीं। सेम हमने कंडीशन सेम एक है हाउस में। जब बांग उनको बाहर कर दिया तो ऊपर आए तो तब मेजर साहब ने बोल दिया कि तो हमारे कब्जे में आ गई है, तो क्या सब बाहर आ जाते हैं। तो फिर क्या हुआ कि उधर से अंधेरा भी होने शुरू हो गया। तो सारा ये मैसेज पास हो गया और कहा कि इनको कुछ आदमियों को रात ऊपर रखा जाए ताकि दुश्मन दोबारा काउंटर अटैक करके ना आ जाए। अगर आएगा भी तो कम से कम कैजुअल्टी होगी, मगर क्या कि जो थोड़े आदमी वहाँ पर रात भर रहे वो डटे रहे। हम ना तो पाकिस्तान ने हलचल की ना हमने की, क्योंकि हमें भी पता था कि अगर चढ़ने का रास्ता एक ही है, एक ही साइड से राइट साइड से चलेंगे तो हमने उनको चढ़ने नहीं देंगे। तो ये सारे कार्य हमने रोज रात में पूरा किया। हमने अपने ड्यूटी को सरे अंजाम दिया। जो कमांडरों का उच्च अधिकारी को हुक्म था हमने उसका पालन किया है। और हमने आगे सरकार ने हमारे लिए क्या सोचा। ये ऐसा था कि बाणा सिंह साहब से चर्चा करते समय उनकी बहादुरी का ये किस्सा उन्होंने जो हम सबको बताया, इसके ऊपर अगर हम नज़र डालते तो ये पता लगता है कि 1987 की वही सितारों के पर्वतों पे हुई लड़ाई ये भारत के इतिहासों में पन्नों में लिखी गई है। और ये पन्ने जब हम खोलते हैं आज की युवा पीढ़ी के लिए, कि उनको भी ये जानकर एहसास होगा कि ऐसे बहादुरों ने, बहुत सारे सैनिकों ने अपने इस देश की भूमि को सुरक्षित रखने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है। अब ये ऐसे बहादुर थे जो साहसी वीर थे, जो 21,000 फुट की ऊंचाई पे लड़ते हुए अपनी जो पोस्ट थी, जिस पोस्ट को पाकिस्तान ने 1971 के युद्ध में अपने से छीन के लेके उसको नाम रखा था कैद पोस्ट। ये कैद पोस्ट मोहम्मद अली जिन्ना के नाम से जानी जाती थी।
और 1987 में ये जब पोस्ट हमने वापस बाणा सिंह के नेतृत्व में वापस ली, तो सरकार ने और भारतीय सेना ने उस पोस्ट का नाम आज भी बाणा सिंह इस नाम से जाना जाता है। यानी परमवीर चक्र मिलने के बाद भी ये सर्वोच्च सम्मान है कि विश्व में सबसे ऊंचाई पे, जैसे माना जाता है कि एवरेस्ट की जैसी इस पोस्ट को माना जाता है, और 21,000 ऊंचाई पे, आप विचार करो 21,000 फुट की ऊंचाई पे चढ़ते जाना और शून्य से नीचे 45 डिग्री टेम्परेचर में लड़ना, लड़ाई करना, वहां पर बैठे हुए सैनिकों को मार गिराना और उस पोस्ट को पुनः एक बार भारतीय सेना के हाथों में लाना, और उस पोस्ट को आज तक पिछले 38 वर्षों के बाद भी उस पोस्ट को जाना जाता है, तो हमारे कैप्टन बाणा सिंह के नाम से जाना जाता है। और इसके लिए ये बहादुरी की लड़ाई थी। और वहां पर तो ऐसा कहा जाता है कि बर्फीली ठंड में बर्फबारी हो रही थी और वहां पर छोटे छोटे खड्डे दिखाई देते थे, लेकिन बर्फीली ठंड में, बर्फीली हवा में, बर्फीली जैसे कि बर्फ उड़ रहा था रेत के जैसा, तो अगर वो गड्ढा तुम्हारे को दिखाई नहीं दिया और गड्ढे में गिर गए तो करीबन 500-600 फुट नीचे चले जाओगे। ऐसे हुआ करता था वहां पर? नहीं ऐसे नहीं। तो जो लोग कहते हैं कि गड्ढे हुआ करते थे, नहीं, गड्ढे छोटे छोटे गड्ढे है ना, इतना नहीं। वो तो क्रेविस आ गया ना। हाँ। वो क्रेविस राइट साइड में है उनके। अच्छा, बाकी उधर क्रेविस नहीं है। तो ऐसे परिस्थितियों में सैनिकों को अपनी बंदूकें, अपने बारूद, ये सब लेके वहां पर चढ़ाई करना और पाकिस्तान को मार गिराना, ये जो बहादुरी है, ये शौर्य है, इसका जीता जागता जिंदा उदाहरण अगर कोई है तो हमारे कैप्टन बाणा सिंह है। परमवीर चक्र विजेता जो इस देश के इतिहास में 21 है, उसमें से 3 आज जीवित है। और हमारे एक मेजर राघोबा राणे थे, उनको भी परमवीर चक्र मिला था 1947 के युद्ध में, वो भी जीवित थे। उनका देहांत साधारण 1990 के काल में हुआ था। तो ऐसे परमवीर चक्र विजेता जो जीवित है, जिनकी बहादुरी, जिनका साहस, जिनकी निष्ठा, जिनकी देशभक्ति, जिसकी चर्चाएं हिंदुस्तान के गलियारों में होती है, लेकिन स्वयं हमको आज कैप्टन बाणा सिंह को दूसरी बार मिलने का मौका मिला। एक बार हमारे न्योता देने के पश्चात कैप्टन बाणा सिंह मुंबई आए थे और आज हम उनके गांव में कथियाल में आए हैं। देश ये कभी कभी सोचता है, आज की युवा पीढ़ी जब हम देखते हैं कि युद्ध में, साहस में, देश प्रेम के लिए हम बातें तो बहुत करते हैं, सभी जगहों पे हम जाते हैं, लोग चर्चा करते हैं देश के बारे में, लेकिन 15 अगस्त और 26 जनवरी को ही देश के सभी युवाओं को हमारे सैनिकों की याद आती है। 15 अगस्त तो हो जाता है, 26 जनवरी हो जाती है, पर हम हमारे देश के प्रति सम्मान रखने वाले, देश की सुरक्षा देने वाले, हमारे सैनिकों के प्रति सम्मान देने की भाषा सिर्फ ये 2 दिनों में करते हैं, उसके बजाय हमने हर रोज करने की आवश्यकता है। हम जानना चाहेंगे हमारे कैप्टन बाणा सिंह से कि आज की युवा पीढ़ी जो ये हिंदुस्तान में, भारत में, आधुनिक भारत में आगे जाने की स्थिति में है, उनको अमेरिका का आकर्षण है। उनको ये भी लगता है कि अपने पड़ोसी देश क्या करते हैं उसके बारे में भी उनको आकर्षण है, लेकिन अपनी धरती, अपनी भूमि, अपना देश, इसका आकर्षण जिस दिन अपनी युवा पीढ़ी को हो जाएगा और देश सर्वप्रथम, ये जब वो मानने लगेगा, तब पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में भारत क्रमांक 1 का देश बनेगा। ऐसे आपको लगता है? बिल्कुल ठीक कहा जो आपने, वो तो ठीक है। आज ये युवा पीढ़ी है, यही हमारे वो कहते हैं जब प्रोजेक्ट को प्लांटेशन किया जाता है तो उसका यही एम होता है कि इससे अच्छा फल प्राप्त हो और हम वो खाएं और दूसरों भी खिलाएं। वही हमारे बच्चे हैं, वही हमारी सोच है। बहुत टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है, मगर कुछ जो कमियां हैं उसको हमने पूरा करना है, सबने मिलकर फिर देश को आगे चलाने का हमने प्रयास करना। नहीं, आज की जो युवा पीढ़ी है, जो कंप्यूटर में है, टेलीफोन में, ये तो करना ही चाहिए क्योंकि बाकी के देश भी उसी में आगे चल रहे हैं, लेकिन देश के प्रति सच्ची श्रद्धा हो, सैनिकों के प्रति सम्मान हो, अपने दिल में तिरंगा अपना लहराते रहे, इसके लिए अपनी देश की युवा पीढ़ियों के लिए आप जैसे बहादुर सैनिक जिन्होंने जिंदा रहते हुए परमवीर चक्र को हासिल किया है। परमवीर चक्र हासिल करना बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा कि देश के युद्ध में, यानी जब देश अपना युद्ध में जाता है
तो सर्वोच्च सम्मान जो मिलता है वो परमवीर चक्र इस नाते मिलता है। तो ये मिलने के बाद आज की पीढ़ी के लिए एक संदेश, जैसे कि कैप्टन बाणा सिंह ये नाम नहीं है, कैप्टन बाणा सिंह ये समय है, जिन्होंने इस समय को जिया है। 1987 से लेकर 1971 के युद्ध में भी आप थे, तो 71 का युद्ध हो, 87 का युद्ध हो, 99 का युद्ध हो कारगिल का, आप तो 2000 में शायद निवृत्त हुए हो। तो 32 साल की लंबी आपकी सर्विस भारतीय सेना के लिए आपने दी। तो इसके बाद की ये 26 साल आप देखते हो आज की नौजवान पीढ़ी, इस पीढ़ी को आप जैसे बहादुर ने संदेश देने की आवश्यकता है, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहते हो? हम तो यही चाहते हैं कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो देश को आगे चलाने के लिए उनके दिल में आसानी हो, उनकी सोच ऊंचे दर्जे की हो। बेशक कुछ भी दूसरे देश भी तरक्की कर रहे हैं, हमारा देश भी तरक्की कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर जो कमियां पेशी हैं उनको दूर करने के लिए हम एकजुट हो जाएं और तभी युवा पीढ़ी इस देश को आगे चलाने के लिए एक कामयाब होगी और एक अच्छा रिस्पांस रिजल्ट जो हमें मिले। ये थे हमारे कैप्टन बाणा सिंह, जिनको मिलने के लिए हम इतने दूर मुंबई से जम्मू से ये कतियाल गांव में आए। ये कारण ही ये था कि अपने जीवन में हम सब करते हैं, नौकरी करते हैं, काम धंधा करते हैं, बहुत सारे देशों में जाते हैं, सब काम करते हैं, लेकिन ऐसे वीर बहादुरों को मिलने का मौका इस देश में हजारों को भी मिलता है कि नहीं, ये मेरा प्रश्न है। तो ऐसे बहादुर सैनिकों के घर आना, उनको मिलना, उनसे बातें समझ के लेना, और वो सब लड़ाइयों में, वो सब युद्ध में जिस प्रकार से अपनी जान को खतरा होने के बावजूद चाहे जान चली जाए, आज चित्रपटों में, पिक्चरों में ये देखना बहुत आसान होता है, लेकिन सच्ची लड़ाई 21,000 फुट पे लड़ते समय अपने प्राणों का बलिदान करने के लिए भी तैयार होने वाले ऐसे साहसी वीर पुरुष को मिलने का मान हम सबको मिला। इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद और विशेष रूप से कैप्टन बाणा सिंह जी को धन्यवाद देता हूँ। आप इस गांव में आके पिछले 25 वर्षों में, ये अपना ही गांव है और ये गांव में आप बसे हो, मैं देश के तमाम युवाओं को ये अपील करना चाहता हूँ कि ऐसे वीर बहादुर सैनिकों के सम्मान करने के मौके आपको शायद मिल सकते हैं। जैसे उन्होंने कहते कहते एक बात की कि पहले तो सैनिक अगर निकलता था तो लोग उसको सलाम करते थे, उसको सैल्यूट करते थे। आज अगर अपना सैनिक निकलता है तो युवा पीढ़ी को ये समझना होगा कि ये सैनिक है और ये सैनिक के वजह से अपना देश सुरक्षित है। तो इसके लिए, उसके सम्मान के लिए भारत की आधुनिक पीढ़ी ने भी जिम्मा लेने की आवश्यकता है। इनको या फिर आज की सैनिकों की पीढ़ी को ये लगता है कि अगर हम लड़ जाएं चाहे युद्ध में और हमें अगर शहादत भी स्वीकार हो तो पूरा देश हमारे परिवार के साथ खड़ा है। ये विश्वास अगर हम दे सकते हैं तो आज की आधुनिक पीढ़ी के भी नौजवान, हमारे होनहार सैनिक इस देश की सरजमी के लिए, इस भूमि के लिए अपने प्राणों के बलिदान करने के लिए तैयार हो। लेकिन क्या हम सब भारतीय उनके साथ, उनके परिवार के लिए सदैव खड़ा रहे, ये वचन अगर हम देते हैं तो ऐसे बहादुर सैनिक आज उम्र की 80 पार करने के बाद भी हमारे लिए सुबह से तैयार बैठे थे। मैं बाणा सिंह साहब को धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे सैनिकों के प्रति सच्ची श्रद्धा, सच्चा सम्मान हम रखें तो भारत एक आधुनिक भारत तो बनेगा, लेकिन भारत एक जिंदा दिली की मिसाल बनेगी और हर भारतीय के दिल में तिरंगा न बल्कि सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी को, बल्कि हर रोज अपने दिल में अपना तिरंगा लहराता रहेगा। यही विश्वास देते हुए बाणा सिंह साहब का हम धन्यवाद करते हैं। सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।